ठीक। हाँ देखो, पिछली बार हम जो अवधि ज्ञान के प्रकार है उसमें 6 अवधि ज्ञान के प्रकार जो क्षायोपशमिक अवधि ज्ञान के प्रकार है उनको देख रहे थे। उसमें सबसे पहला था अनुगामिक अवधि ज्ञान जो साथ में अनुगमन करता है। उस अवधि ज्ञान को अनुगामिक अवधि ज्ञान कहते हैं। और इस अनुगामिक अवधि ज्ञान के 2 प्रकार थे, अंतगत और मध्यगत। वापस अंतर्गत के 3 प्रकार थे, पूरतः, मार्गतः और पार्श्वतः, है ना। अब देखो मैं आपको एक पहले प्रश्न करती हूँ कि ये अनुगामिक अवधि ज्ञान जो है जो एक ही साइड का देखता है, किसी भी साइड का हो सकता है, दाया बाया सामने पीछे कोई भी हो सकता है, ये अनुगामिक अवधि ज्ञान किसे किसे हो सकता है? आप बोल सकते हो। मनुष्य और तिर्यंश। हाँ, मनुष्य और तिर्यंच को हो सकता है। देवता, नारकी और तीर्थंकर, इन तीनों को अनुगामिक अवधि ज्ञान नहीं होता। देवता और नारकी को हमेशा मध्यगत अवधि ज्ञान ही होता है, अगर अनुगामिक हो तो, है ना। और आपको क्या लगता है, जो देवता और नारकी है उनको अनुगामिक छोड़कर अनानुगामिक आदि अवधि ज्ञान हो सकते हैं क्या? देवता को और नारकी को अनानुगामिक अवधि ज्ञान हो सकता है क्या? मेरी आवाज तो आ रही है ना? मैम हाँ अभी आ आपने रही है बोला था मैम। कि मध्य होता बीच है, में ब्रेक मध्य हुई थी होता क्या? नहीं, नहीं हो रहा। बीच में एक बार हुआ मैम, नहीं तो आ रही है। हाँ, ब्रेक हुई ना तो मुझे तुरंत बता देना, तो फिर मैं मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दूंगी। देखिए, देवताओं को अनुगामिक होता है या अनानुगामिक होता है? अनुगामिक तो होता ही है। अनानुगामिक अवधि ज्ञान देवता और नारकी को होता है क्या? नहीं होता। ओके। अनानुगामिक का अर्थ क्या होता है कि उसी क्षेत्र में रहने के कारण होने वाला या अपने स्थान पर से ही दिखने वाला। तो देवता और नारकी को अनुगामिक अवधि ज्ञान होता है, अनानुगामिक नहीं होता, और अनुगामिक में भी उनको मध्यगत ही होता है। ठीक। देखो, अब जो अवधि ज्ञान है इसमें उन्होंने क्या बताया है कि अवधि ज्ञान, अनुगामिक अवधि ज्ञान के जो 2 प्रकार हैं। इंदिरा जी। सॉरी मैम, अभी ज्वाइन किया, कर दिया म्यूट नहीं नहीं करके। नहीं नहीं, म्यूट कर दीजिए आपका। हाँ, देखो, अब अनुगामिक अवधि ज्ञान के जो 2 प्रकार है, अंतगत और मध्यगत। इसमें अंतगत अवधि ज्ञान सीमाबद्ध होता है और मध्यगत जो होता है वो असीम होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। अंतगत अवधि ज्ञान सीमाबद्ध होता है, ये किस अपेक्षा से बताया? आपको क्या लगता है इस सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? मैम वापस रिपीट करना मैम। आप जैसे अंतगत बोले अवधि, उसका अंतगत अवधि ज्ञान सीमाबद्ध होता है, उसकी एक सीमा होती है। मतलब जहां से शुरू हुआ वहां से लेके एक सीमा तक रहती है, जैसे आपने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल के साथ समझाया था, 1 योजन का। आप जहां खड़े हो वहां से 1 योजन का। हाँ, उसकी सीमा क्या हो गई? वो एक ही साइड का देखता है, बाकी के सारे साइड का नहीं देखता। वो एक ही साइड में 1 योजन तक देखेगा। अब मध्यगत क्या करेगा? अगर मध्यगत वाले को भी 1 योजन का ज्ञान हुआ तो वो 1 योजन कहाँ कहाँ देखेगा? सभी वो ओर सेंटर से देखेगा। लेके पूरे डायरेक्शन। हाँ, तो इसीलिए मध्यगत अवधि ज्ञान असीम है और अंतगत अवधि ज्ञान सीमाबद्ध है। ठीक। यहाँ पर आगे दिया है, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है लेकिन पढ़ने के लिए एक बार ले लेना, कि 7वीं नरक से लेकर सबसे कम अवधि ज्ञान देवता और नारकी में होता है 7वीं नारकी को। इसीलिए शुरुआत 7वीं नारकी से की है। 7वीं नारकी का नाम होता है तमह तमह, मतलब तमस तमा प्रभा नरक, है ना। तो 7वीं नारकी को सबसे कम अवधि ज्ञान होता है। उनकी ओर से शुरुआत करते करते अनुत्तर विमानवासी जो देव है उनको सबसे अधिक अवधि ज्ञान होता है।
तो ऐसे में किसका कम से कम उस स्थान पर जन्म लेने के बाद देवता और नारकी को कम से कम कितना अवधि ज्ञान हो सकता है और अधिक से अधिक कितना अवधि ज्ञान हो सकता है, उसका चार्ट आपको उसमें दिया है। तो सातवीं नारकी को तो आधा कोस का ही दिखेगा जगन्य, लेकिन अनुत्तरोवायु के जो मतलब अनुत्तरोपातिक जो अनुत्तर विमान में जन्मे हुए जो देव है उनको संपूर्ण लोक दिख सकता है, मतलब संपूर्ण लोक में रहे हुए रूपी पदार्थ देखने की क्षमता जो अनुत्तर विमानवासी देव है उनमें होती है। पर इतना और एक बात बताती हूँ कि संपूर्ण लोक के रूपी पदार्थ देखने की क्षमता होने के बाद भी जो अनुत्तर विमानवासी देव है वे अपनी अवधि ज्ञान का उपयोग ज्यादातर नहीं करते। ध्यान रखना, वे फिर भी उसका उपयोग नहीं करते हैं। वे निरंतर अपने ध्यान में रहते हैं, क्योंकि अनुत्तर विमान में तो सारे सम्यक दृष्टि देव है। सारे सम्यक दृष्टि देव निरंतर अपनी आत्मा में रमन करते हैं और शंका हो तभी वे अपने अवधि ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा अनुत्तर विमानवासी देव इतना लंबा अवधि ज्ञान होने के बाद भी उसका उपयोग नहीं करते। ठीक, अब इसके आगे की गाथा देखिए। से किंतम अनानुगामियम ओहिनानम। अब अनानुगामिक अवधि ज्ञान कैसे होता है ना। अनानुगामियम ओहिनानम से जहां नामये केई पुरी से। अनानुगामिक अवधि ज्ञान वैसा ही होता है केई पुरी से यानी कोई व्यक्ति एगम महंतम जोई स्थानम, जो एक महंतम यानी बड़ा, एक बड़ा ज्योति स्थान है। काउन तस्य। मैम बीच का छूट गया ना मैम। बीच का कौन सा छूटा। मतलब हमने ये मग्गा पुरव और मग्गवो किया पासो, हाँ वो सेंतम सूत्र हमको अनुगामियम नहीं दिया ओहिना। क्या? नहीं से सेंतम। किंतम मज्जगयम वो वाला सूत्र, मज्जगयम अच्छा से जहानम। अच्छा अच्छा अच्छा, उनका विषय ये छूट गया क्या, उनकी मतलब विशेषता। अंतगयम हो गया, अंतगयम के 3 टाइप्स हो गए, फिर मज्जगयम नहीं लिया ना। नहीं मध्यगा में हुआ ना, जैसे सब सर पर दिया रखने से सभी ओर का दिखता है, वो उसमें ही था। ये पूरा हुआ ना, देखो उसमें ही लास्ट का था मध्यगत, जैसे चलता हुआ व्यक्ति मस्तक पर मणि आदि को लेकर चले, तो वो सभी ओके हाँ दिखाई वो हो जैसे। गया। हाँ 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 करेक्ट। इनकी एक ये रहा है, पर इनकी विशेषता है। हाँ देखो। एक वो फर्क, दोनों का डिफरेंस रह गया शायद ना। हाँ वो डिफरेंस ग्यारह मतलब गाथा उनकी नंबर विशेषताएं 11 हैं, दोनों की का। विशेषताएं ओके। हैं। एक बार वो देखो कैसे है, वो 11वां सूत्र है ना दोनों की यस। विशेषताओं का। हाँ मैम। एक मिनट। हाँ हाँ देखो। हाँ जी। अंतगयस्स मध्यगयस्स यकोपई विशेषो। हाँ अंतगय ये। यानी अंतगत और मध्यगत, इन दोनों में य यानी और, इनमें क्या विशेष अंतर है। क्या विशेष अंतर रहेगा, तो जो पूरतः अंतर्गत है वो संख्यात असंख्यात योजन तक साम्य देखेगा, पूर्व यानी आगे देखेगा। मगौ यानी पीछे वाला मार्गतः वाला जो है वो संख्यात असंख्यात योजन तक मगौ यानी पीछे देखेगा। पासौ यानी पार्श्वतः वाला क्या करेगा, संख्यात असंख्यात योजन तक पासौ यानी पार्श्व में देखेगा। और मध्य गयनम जो मध्यगत अवधि ज्ञान है वो क्या करेगा, संख्यात असंख्यात योजन तक सभी ओर देखेगा, सवो समन्ता, देखेगा भी, जानेगा भी और देखेगा भी। देखो तो इसकी सबकी लाइन सेम है, बस एक एक शब्द अलग है। पुरो अंतगयनम ओहि नानेनम पुरो चेव संख्येत जानी वा असंख्येत जानी वा जोयनाइम जानई पासई। पुरो के लिए पुरो शब्द आएगा, मग्गो अंतगयनम के लिए मग्गो आएगा, पासवो अंतगयनम के लिए पासवो आएगा और मध्य गयनम के लिए सवो समन्ता आएगा, बाकी सेम लाइन। तो देखो इसका अर्थ क्या हुआ कि अनुगामिक अवधि ज्ञान भी असंख्यात योजन तक देखता है, संख्यात असंख्यात योजन तक देखता है, लेकिन अनुगामिक अवधि ज्ञान में अगर पूरतः है तो आगे की ओर असंख्यात योजन देखता है, पार्श्वतः है तो दोनों साइड में असंख्यात योजन तक देख सकता है, और मग्ग मग्गो यानी मार्गतः है तो पीछे तक संख्यात असंख्यात योजन तक देख सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का अनुगामिक अवधि ज्ञान उसके उसके आत्मा के क्षयोपशम के आधार पर रहेगा। अवधि ज्ञान, इस अवधि ज्ञान में भेद हो सकते हैं, किसी को संख्यात दिखेगा तो किसी को असंख्यात दिखेगा। ठीक, और मध्यगत सभी दिशा और सभी विदिशाओं में संख्यात असंख्यात योजन तक देखता है। ठीक, फिर इसके बाद उनका प्रमाण दिया है देवता और नारकी का।
अब यहाँ पर आनुगामिक अवधि ज्ञान पूरा होता है। अब उसके बाद है अनानुगामिक अवधि ज्ञान। अनानुगामिक अवधि मैम ज्ञान की। इसमें एक डाउट था मैम, सॉरी। हाँ। वो जो सूत्र में वर्ड्स थे ना, जैसे कि वो सेकिंतम पुरवो अंतगयम में जैसे वो आता है ना, उक्कम वा चड़ुलियम वा सब। हाँ। हाँ। तो हाँ। उक्कम वा तो वो उल्का हो गया, गिरते हुए हाँ। तारे। मनीन वा मनी हो गया, पैवम वा प्रदीप हो गया। तो हम्म। चड़ुलियम और अलायम का वर्ड मीनिंग पता है मैम? एक मिनट मुझे वो निकालने दो। वो पिछली गाथा में था ना, पिछले क्लास में हुआ था ना वो। हाँ हाँ। वहां पर उन्होंने जो शब्द दिए ना वो लाइन वाइज ही दिए हैं। हाँ, वो तृणपुलिका। वर्ड का मीनिंग नहीं चड़ुलियम यानी समझ। तृणपुलिका। तृणपुलिका, ओके। और और अलायम अलायम? यानी मशाल आएगा। ओके, हम्म। ठीक है मैम। वहां पर जो अर्थ देते हैं ना नीचे, वो जैसे हाँ, शब्द आते हैं ना उनके लाइन में ही देते हैं। ओके, ठीक है। और कभी कभी दो शब्दों के समान अर्थ हो तो एक ही शब्द यूज होता है। ठीक है। अभी देखिए अनानुगामिक अवधि ज्ञान कैसे होता है, मुझे बाद में ये अनानुगामिक अवधि ज्ञान की व्याख्या होने के बाद अनानुगामिक और हीयमान इसमें क्या अंतर है ये मुझे बताना है। अनानुगामिक, हीयमान और प्रतिपाती, इन तीनों का अर्थ आप मुझे बता देना और उनका अंतर भी बता देना। देखो, अनानुगामियम ओहिनानम। अनानुगामियम ओहिनानम क्या है? जैसे जहां नामये, जैसे वैसा ही है जैसे केई पुरी से एगम महंतम, कोई पुरुष एक बड़ा वाला जोइठानम यानी ज्योति स्थान लेकर काउम तस्सेव जोइठानस, उस स्थान को क्या करता है? उसमें आग लगाता है। और आग लगाने से वो क्या होता है? परिपेरनते ही यानी प्रकाशित होता है। और उसके बाद परिघोले माने यानी सभी और क्षेत्र में घूमते हुए तमेव ज्योतिष्ठानम पासई, उसकी दृष्टि जहां तक जाती है उस ज्योति के द्वारा वहां तक पासई यानी वह देखता है। और अनर्थ गए न पासई, और उसके आगे प्रकाश नहीं जाता है वहां वो नहीं देखता। अब सिंपल एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा गड्ढा कर लिया, ठीक, बहुत बड़ा स्थान बना लिया और उसमें बहुत सारी अग्नि लगा ली। अब अंधेरा है और उसमें आप सोचिए, इमेजिन कीजिए बहुत बड़ा गड्ढा है और या फिर ऊपर ही जमीन पर ही बहुत बड़ा स्थान बना दिया और उसमें अग्नि लगा ली। अग्नि लगाने के बाद थोड़ा प्रकाश हुआ, तो उस प्रकाश से वो प्रकाश जहां तक जाता है वहां तक वो उस स्थान में खड़े रहते हुए देख पाता है। बस अनानुगामिक अवधि ज्ञान ऐसा ही होता है कि एक स्थान में कोई व्यक्ति रहा हुआ है और उस स्थान में उसके विशेष आत्म प्रदेशों का आवरण हट जाने से, उस पर जो कर्मों का आवरण था वो हट जाने से एक प्रकाश हुआ। तो उस प्रकाश के कारण उस स्थान पर रहते हुए वो जितना रूपी पदार्थों को देखता है, जितना दिखता है उनको ही देखता है, और जो रूपी पदार्थ नहीं दिखते उनको वो नहीं देख पाता है। ऐसा जो अवधि ज्ञान है वो है अनानुगामिक। पर वो कैसा है? एक ही स्थान पर रहते हुए उस स्थान से हिल गया। जैसे कि अग्नि एक जगह पर लगाई है, तो अग्नि लगाने के बाद उनको जितनी प्रकाश में, उसके प्रकाश में जितनी चीजें आती है उतनी सब दिखती है। लेकिन उस स्थान को अगर उस व्यक्ति ने छोड़ दिया जहां पर अग्नि लगाई थी, तो उसे अन्यत्र जाने पर वो प्रकाश या वो चीजें दिखेगी क्या? नहीं, नहीं नहीं दिखे। दिखेगी, है ना। एक जगह पर अग्नि लगाई है और उस अग्नि को छोड़कर अगर हम कहीं और जाए तो हमें दिखेगी क्या? नहीं। सेम वैसा ही अनानुगामिक अवधि ज्ञान होता है कि वह एक जगह पर जब उत्पन्न होता है तो उस स्थान पर रहते हुए वो संख्यात असंख्यात योजन तक देख सकता है। पर एक बार उसने वो स्थान छोड़ दिया तो उसके बाद वो उसे नहीं देख पाता है, यानी साथ में यह अवधि ज्ञान अनुगमन नहीं करता है। ठीक। अनानुगामिक अवधि ज्ञान समझ में आया? ये सूत्र आप घर पर एक बार पढ़ना, नहीं आया तो मैं पढ़ के सुना दूंगी, क्योंकि सूत्र भी बड़े बड़े हैं और आपका कवर भी करना है। अभी देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, एक इतना मैं एग्जाम्पल देकर समझा देती हूँ कि अनानुगामिक अवधि ज्ञान जो है ये स्थान और भव दोनों पर निर्भर करता है। कभी कभी अनानुगामिक का अर्थ
साथ में अनुगमन नहीं करता है। तो साथ में अनुगमन कहाँ नहीं करता है? एक तो एक स्थान से दूसरी स्थान पर, या फिर एक भव से दूसरे भव, दोनों भी जगह आई, दोनों भी बातें आएगी। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना, अनानुगामिक का अर्थ इतना है कि यह अवधि ज्ञान साथ में नहीं चलता, भले ही आप दूसरे भव में जाओ, भले ही आप दूसरे स्थान पर जाओ। ठीक। अब देखो, अब वर्धमान अवधि ज्ञान थोड़ा बड़ा है, इसमें आपको डिटेल में आएगा। वर्धमानयम ओहिनानम, यानी वर्धमान अवधि ज्ञान। वर्धमान का अर्थ क्या होता है? वृद्धि को प्राप्त होता हुआ, जो बढ़ता है उसे वर्धमान कहते हैं, है ना। वर्धमानयम ओहिनानम पसथेसु, वर्धमान ओहिनानम, वह क्या है? पसथेसु यानी प्रशस्त भाव से, अध्यावसान ठानेसु यानी अध्यवसाय स्थान से, वर्धमानस्य वर्धमान चरितस्य, वर्धमान होता है, और वर्धमान मतलब वो अवधि ज्ञान भी वर्धमान होता है, किसकी अपेक्षा से? वर्धमान चारित्र की अपेक्षा से। यानी आत्मा जितना उसका चारित्र उत्कृष्ट होता जाता है, उतना ही यह अवधि ज्ञान और उत्कृष्ट होता जाता है। विशुद्ध मानस विशुद्ध मान चरितस्य, चारित्र जितना विशुद्ध होता जाता है, उतना ही यह अवधि ज्ञान भी विशुद्ध होता जाता है। सवो समन्ता ओहि वड्ढई, और ये एक साइड से नहीं बढ़ता है, ये सभी साइड से, सभी ओर से वृद्धि को प्राप्त होता है, उसे वर्धमान अवधि ज्ञान कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर वर्धमान अवधि ज्ञान की एक परिभाषा भी है, और वो कैसे बढ़ता है ये बात बताइए। वर्धमान अवधि ज्ञान की परिभाषा क्या दी है? कि जब आत्मा के परिमाण या आत्मा के परिणाम विशुद्ध होते हैं और बढ़ते जाते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तब यह अवधि ज्ञान भी विशुद्ध होता हुआ वृद्धि को प्राप्त होता है ना। एक ये बात है। और दूसरी बात कि ये कैसे बढ़ता है? तो ये सभी दिशाओं से वृद्धि को प्राप्त होता है। किसी का अगर अवधि ज्ञान बढ़ा, जैसे हमने पिछली क्लास में शिव राजर्षि का एग्जाम्पल लिया था, कि शिव राजर्षि को पहले 7 द्वीप और समुद्र दिख रहे थे। अगर उनका वर्धमान अवधि ज्ञान है और उनको आज असंख्यात द्वीप और समुद्र तक दिखता है, तो उनको असंख्यात द्वीप और समुद्र बस एक साइड के नहीं दिखेंगे, उनको असंख्यात द्वीप और समुद्र चारों ओर से दिखेंगे। तो वर्धमान अवधि ज्ञान कभी भी एक साइड से नहीं बढ़ता, वो बढ़ता है तो चारों ओर से बढ़ता है। ठीक। ये दोनों बातें इस सूत्र में बताई है। अब अगला सूत्र देखिए। यहाँ पर अनानुगामिक अवधि ज्ञान के भेद ये है, हालांकि ये अनानुगामिक अवधि ज्ञान के नहीं है। हाँ, 13वीं गाथा हुई ना हमारी अभी, हाँ 13वां। मैम। हाँ अभी मैम। हाँ, अब अवधि ज्ञान का जगन्य विषय और उत्कृष्ट विषय दोनों बताते हैं। मतलब कम से कम कितना अवधि ज्ञान हो सकता है, और अधिक से अधिक कितना अवधि ज्ञान हो सकता है। सबसे छोटे जीव इस संसार में है तो वो है निगोद के जीव, है ना। सूक्ष्म निगोद के जो जीव है, ये सबसे छोटे शरीर वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक शरीर के अंतर अनंत आत्माएं रहती है ना। आप निगोद उसे ही कहते हैं ना जिसमें एक शरीर को धारण करते हुए अनंत आत्माएं उस शरीर को जीती है ना। एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, उसे आप निगोद और सूक्ष्म कहते हैं ना, है ना। अभी देखो, तो निगोद के जीवों का शरीर भी कब बनता है? जब वे 3 समय का आहार करते हैं। ध्यान रखना, निगोद के जीव हमेशा वनस्पति काय में ही होते हैं, निगोद के जीव अन्य स्थावर में नहीं होते। ठीक। इसीलिए अनंत काय वनस्पति ही होती है, बाकी के स्थावर जो है वो असंख्यात काय वाले होते। एक ये बात है। और पांचों स्थावर में से मात्र तेऊकाय और अग्निकाय, मतलब तेऊकाय और वायुकाय,
ये दो काया ऐसी है जिनके जो जीव है वो सबसे कम है। स्थावर की एक बात ही ध्यान रखना, क्योंकि आपको अवधि ज्ञान के लिए ये काम में आएगा। स्थावर में सबसे अधिक जीव वनस्पति काय के हैं, क्योंकि उसमें निगोद पाए जाते हैं। निगोद के जीवों की जो काया है वो वनस्पति काय होती। ठीक। अब एक ये बात हुई, और दूसरी बात, संख्या की अपेक्षा सबसे अधिक वनस्पति कायिक है, तो सबसे कम तेवकाय और वायुकाय के जीव होते हैं, अग्नि और हवा के जीव। 5 काय की अपेक्षा से ही बात कर रही हूं, हाँ, अन्य की अपेक्षा से नहीं। मात्र इन 5 स्थावर की बात हो रही है। अब अवधि ज्ञान वाला कम से कम कितना देखता है, उसके लिए उन्होंने बताया है कि कोई निगोद का जीव है। निगोद का जीव एक शरीर के आश्रित अनंत जीव होते हैं, इसीलिए प्रत्येक निगोद की अगर आप शरीर की कल्पना करें तो वो सबसे छोटा शरीर रहे, है ना, क्योंकि एक शरीर को धारण करते हुए वे उनके अनंत जीव है। तो एक ऐसा निगोद का जीव जिसने जन्म लिया है, या जो निगोद को धारण उस अवस्था में आ रहा है, और उसने 3 समय का आहार ग्रहण किया। 3 समय का आहार ग्रहण करने के बाद उसका शरीर बना। पर्याप्त क्रिया आपने सीखी है ना। जैसे ही जीव आत्मा आहार को ग्रहण करता है, वैसे ही उसका शरीर बनना तैयार होता है। तो जब निगोद का जीव निगोद में वो आया हुआ है और उसने 3 समय का आहार किया, तो उसके बाद निगोद का एक जीव का एक शरीर बना। ठीक? वो शरीर कितना छोटा होगा आप इमेजिन कीजिए। अवधि ज्ञान वाला उतना क्षेत्र कम से कम देखता है। ध्यान रखो, इसके लिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया है कि कोई जीव है, जब तक वो आहार ग्रहण नहीं करता तब तक उसका शरीर बनता नहीं है। सबसे छोटा शरीर संपूर्ण लोक में निगोद के जीवों का होता है, क्योंकि एक शरीर के अंदर वे अनंत जीव होते हैं। तो अगर एक एक जीव को आपने डिवाइड किया, किसी का भी वीडियो मुझे दिख नहीं रहा है, बस सविता जी का दिख रहा है। मैम बाल गीले थे इसलिए। कुछ नहीं होता है। हाँ, अभी देखो, ध्यान रखो, वापस सुनो। थोड़ा सा आपको लगेगा कठिन, पर सुनोगे तो ध्यान में आएगा। एक निगोद का शरीर, सभी संसार के जीवों को शरीर होता है ना। कोई भी संसारी जीव ऐसा नहीं है कि जिनको शरीर नहीं है। अब कौन से संसारी जीव का शरीर सबसे छोटा होता है? तो निगोद के जो जीव है उनका शरीर सबसे छोटा होता है। उसके पीछे रीजन है कि उनके एक शरीर के अंदर में अनंत निगोद के जीव होते है ना। तो एक एक को अगर शरीर डिवाइड किया तो सबसे छोटा उनका शरीर रहे। अब ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि निगोद के जीवों का शरीर सबसे छोटा होता है। अब निगोद का कोई जीव निगोद के शरीर में या उस शरीर को धारण कर रहा है, तो उस शरीर को धारण करने के पहले उसे आहार करना पड़ता है, किसी भी जीव को। हम भी जब हम शरीर को धारण कर रहे थे, औदारिक शरीर को, तो इसको धारण करने के पहले हमने आहार ग्रहण किया और उस आहार से हमारा औदारिक शरीर बना। तो निगोद के जीवों ने भी पहले 3 समय में जितना आहार ग्रहण किया, उस आहार के माध्यम से उसका शरीर तैयार हुआ। तो वो शरीर जितना छोटा है, उतना क्षेत्र जो है वो अवधि ज्ञान का सबसे कम यानी जघन्य क्षेत्र है। एक अवधि ज्ञान उतना क्षेत्र देखता ही है जो अवधि ज्ञानी होता है। ये कम से कम है। इसमें किसी को कोई अंतर है, समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? क्लियर है ये बात कि एक अवधि ज्ञानी कितना देख सकता है? तो ऐसे तो फिर हर कोई अवधि ज्ञानी हो सकता है क्या? क्या क्या क्या? हर कोई अवधि ज्ञानी हो सकता है क्या? हर कोई अवधि ज्ञानी हो सकता है, लेकिन उसके अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होना चाहिए। क्योंकि अगर इतना छोटा सा है तो कितनी बार हम लोगों को भी लगता है, हमने, शायद मुझे ध्यान था, ये शायद मैंने देखा था, शायद मुझे शायद, पहले से पता था। अवधि ज्ञान में शायद नहीं होना। नहीं, वो क्योंकि हमारे कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि हमको हुआ है। ऐसा नहीं होता, अवधि ज्ञानी के पास वो कॉन्फिडेंस होता है। आप सोचिए, आप मति Okay. ज्ञान और श्रुत ज्ञान को अवधि ज्ञान के साथ जोड़ अब रहे हैं, लगता मति। ना कि देख यहाँ कोई है बाहर खड़ा, मैंने बोला ना पहले कि यहाँ बाहर कोई खड़ा है, ऐसे होता है ना। तो वो आपने देखा है ना, वो आपको अपनी इंद्रियों पर शंका है।
वो अवधि ज्ञान नहीं है फिर भी। देखो, अवधि वो तो ज्ञान एक स्पष्ट, देखो अवधि ज्ञान जो होता है ना वो हमेशा स्पष्ट होता है। आप सोचिए, आप जो शंका कर रहे हो ना, ये मति ज्ञान के अंतर भी नहीं आता। अगर मति ज्ञान में आप आगे बढ़ो तो जाति स्मरण ज्ञान होता है ना, वो भी स्पष्ट होता है कि वो भी मति ज्ञान का भेद है। लेकिन वो भी स्पष्ट होता है कि उनको पिछले जन्म का क्लियर दिखता है। वो तो पिछले जन्म का वो स्मृति के आधार पर जानते हैं, इसलिए वो मति ज्ञान का भेद है। और अवधि ज्ञान में तो आपको सामने स्पष्ट उसी समय का आपको प्रत्यक्ष नजर दिखाई देता है। वो कभी शंका का विषय नहीं होता, उसमें तो स्पष्टता होती है। बस इतना है कि अपनी अपनी आत्मा के आवरण की अपेक्षा से कम ज्यादा ये हो सकता है, उनका स्थान या क्षेत्र किसी को कम होता है, किसी को अधिक होता है, लेकिन जितना भी होता है उतना उनको स्पष्ट दिखता है रूपी पदार्थ, है ना। तो मैम जितने भी मतलब चारों गति के अवधि ज्ञानियों को जगन्य इतना होता है। जगन्य है ये सभी प्रकार के अवधि ज्ञान को पकड़ लिया यहाँ पर। और कोई भी अवधि ज्ञानी है तो उसे कम से कम इतना दिखेगा ही। चाहे वो जन्मजात हो, जैसे नारकी और देवता कोई को भी, जन्म से, वो भी। ये एक क्षेत्र ही ओके। इतना छोटा है, ये तो सबके लिए है। अब उत्कृष्ट भी देखिए आप, हाँ, उत्कृष्ट भी सोचिए आप, इमेजिन करना जो उन्होंने आगे की गाथा दी है। सव्व बहु अगनी जीवा, सभी प्रकार के अग्नि जीव, सभी प्रकार के मतलब अग्नि जीव के दो भेद है, सूक्ष्म और बादर। सभी प्रकार के अग्नि जीवों को आप ले लीजिए। निरंतरम जत्तियम भरे जनसु, उनको आपने निरंतर क्या किया, एक एक क्षेत्र में, जत्तियम यानी क्षेत्र में आप भरते गए, एक क्षेत्र में यानी एक प्रदेश पर एक जीव, एक प्रदेश पर एक जीव, अग्निकाय का जीव। हाँ, यहाँ पर मात्र अग्निकाय के जीवों को ही दिया है। ये भी क्यों दिया है, क्योंकि पांचों स्थावर में से अग्निकाय और वायुकाय, इन दोनों के जो जीव है वो कम है सबसे, है ना, पांच स्थावर में से। तो सबसे कम स्थावर वाले जीव उन्होंने लिए हैं कि इनकी संख्या बहुत कम है, सबसे कम है स्थावर में। और अग्निकाय की तो सबसे ही कम है, तो अग्निकाय की सबसे कम है तो उन्होंने अग्निकाय को ही पकड़ा। ठीक, अब उनके जो शरीर है वो अग्निकाय जो जीव है, उनको आप क्या करो, एक एक लाइन में आकाश के प्रदेश जो है, एक एक प्रदेश में एक एक अग्निकाय के जीव को रखो। फिर आगे देखो, उनसे उनको भर दिया। खेतम सौव दिशागम, खेतम यानी क्षेत्र में जितना दिखता है, परमो परमोही खेत निर्दिष्टम, वो अवधि ज्ञान का परम यानी उत्कृष्ट विषय है। अभी देखो, हाँ, अग्निकाय के जो जीव है, उन अग्निकाय के जीवों को आपने चारों साइड से आकाश प्रदेश की जो श्रेणियां हैं, उनको एक एक प्रदेश पर आपने रखा। तो वो अग्निकाय के जीव जितने संपूर्ण लोक में हैं, उन सबको आपने एक एक लाइन में रखते गए। तो वो लोक के जितने भाग को में उन्होंने अपनी जगह बना ली, और जो बचे हुए अग्निकाय के जीव है उनको अपने लोक के बाहर रखा। तो जहां तक वो अग्निकाय फैलते हैं, जहां तक उनके वो पूर्ण हो जाते हैं, वहां तक उत्कृष्ट रूप से अवधि ज्ञानी देख सकता है। ये उत्कृष्ट विषय दिया। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि परम अवधि ज्ञानी जो है वो एक प्रदेश से लेकर संपूर्ण लोक को देखता है, लोक के बाहर भी देखने की क्षमता रखता है। लेकिन लोक के बाहर कोई भी द्रव्य यानी रूपी पदार्थ लोक के बाहर नहीं होता है, इसीलिए उनकी सीमा लोकाकाश बताई। अन्यथा उनमें इतनी क्षमता है कि अगर ये रूपी पदार्थ लोक के बाहर रहो तो उनको भी वो देख सकता है। और अग्नि का सारे स्थावर जीव जो है ये अनंत की कैटेगरी में आते हैं। सभी स्थावरों को अगर देखो तो ये अनंत की कैटेगरी में आते हैं। और अग्नि काय के इसीलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर स्थावर जीवों को ही लिया। और स्थावर जीव में भी कौन से जीव को लिया, जो मात्र अल्प है सभी स्थावर में, ऐसे अग्निकाय के जीवों को लिया। तो अग्निकाय के जीव जो है इस लोक में कितने हैं, सभी प्रदेश पर रखो तो पूरा लोक भर जाए और उसके बाद लोक के बाहर भी वो चले जाए, इतने अग्निकाय के जीव है ना। तो उसके बाहर भी वो जा सकते हैं। तो जहां तक अग्निकाय के जीवों की पूर्णता हो जाती है, पूरे हो जाते हैं, वहां तक अवधि ज्ञानी देख सकता है, जो उत्कृष्ट रूप से। मतलब इन शॉर्ट क्या होगा इसका अर्थ, कि अवधि ज्ञान क्या कर सकता है अवधि ज्ञानी।
वो अवधि ज्ञानी जगन्य निगोद के मतलब जो अपर्याप्त शरीर के होता है वहां तक जगन्य उतने क्षेत्र तक देख सकता है, और उत्कृष्ट संपूर्ण लोक। हाँ, लोक पूरा लोकाकाश देख सकता है, लोक के बाहर भी देख सकता होगा। मतलब ये उन्होंने अगर डिफिकल्ट रूपी लिया हो है तो कि देख। उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो लोक के बाहर भी देख सकते हैं, पर वो देखते क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर रूपी पदार्थ नहीं। रूपी पदार्थ नहीं है, क्योंकि हम्म। अवधि ज्ञानी सिर्फ रूपी पदार्थों को ही हाँ, देखता है। इसीलिए संपूर्ण लोक को अवधि ज्ञानी उत्कृष्ट रूप से देख सकता है। ये उसका उत्कृष्ट विषय क्षेत्र हुआ। ठीक। अभी आगे देखो उसका मध्यम विषय कितना है। अब मध्यम रूप से अवधि ज्ञानी के क्या क्या विषय रहेंगे? अंगुलम आवलियानम, क्षेत्र के आधार पर एक अंगुल। एक अंगुल जैसे ये मेरी एक उंगली है ना, इसे एक अंगुल कहो। उसका इसके असंख्यात भाग कर दिए, इस उंगली के असंख्यात भाग कर दिए, तो जो असंख्यातवा भाग है ना, उस असंख्यातवें भाग को जानने वाला जो अवधि ज्ञानी है, वो काल के आधार पर भी आवलिका के असंख्यातवें भाग को जानता है। अब देखो, अब ये भी महत्वपूर्ण है कि कोई भी अवधि ज्ञानी को ऐसा नहीं कि उसे भूत भविष्य वर्तमान उसके मन में आए इतना दिखेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। किसी भी अवधि ज्ञानी का जो काल है, जो उसे काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों के रूपी पदार्थ भी दिखते हैं, तो उसकी भी मात्रा अलग अलग होती है। किसी को 15 दिन का ही पीछे का काल दिखता है, 15 दिन का ही भविष्य दिखता है, 15 दिन का ही वर्तमान काल दिखता है। वर्तमान तो एक दिन का ही होता है, वो छोड़ दीजिए। उसके अवधि ज्ञान उसका कितना लेवल का है उस पर डिपेंड है। अगर किसी जीव को असंख्यात काल दिख रहा है, तो उसे क्षेत्र भी असंख्यात योजन का ही दिखेगा। जितना काल अधिक रहेगा, उतना उनका क्षेत्र भी अधिक रहेगा। तो इसे बताने वाला ये और आगे का सूत्र है। ध्यान रखना, ये थोड़ा कठिन भी लगे तो सुन लेना, पर यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इतना डिटेल विषय हमें कभी अवधि ज्ञान को लेकर देखने को मिलता नहीं है। देखिए, क्षेत्र के आधार पर एक अंगुल का जो असंख्यातवां भाग है, अवधि ज्ञानी एक अंगुल का असंख्यातवां भाग जो अवधि ज्ञानी देखता है, वो काल का भी असंख्यातवां भाग ही देखता है। उसे अवलिका का असंख्यातवां भाग यानी समय, कुछ समय ही आगे का पीछे का दिखता है। अगर उसे छोटा थोड़ा सा भाग दिख रहा है, तो उसको काल भी थोड़ा ही दिखेगा। ध्यान रखना। इसी प्रकार अंगुल का जो संख्यात्वा भाग जानता है, वो अवलिका का संख्यात्वा भाग काल भी देखता है ना। ये थोड़ा सा सूक्ष्म विवेचन है। इसके आगे की गाथा में आपको और क्लियर होगा। जो अंगुल के बराबर, एक अंगुली जितना रूपी पदार्थ जो आत्मा से देख रहा है, एक अंगुल जितना, उसे काल से भी एक अंगुल जितना या अवलिका जितना ही आगे का पीछे का काल दिखेगा। ध्यान रखना, अवलिका यानी काल का, एक दो काल सौ को गिनने का, असंख्यात समय की एक अवलिका होती है ना। हाँ। हाँ, तो असंख्यात यस। समय का भूतकाल दिखेगा और असंख्यात समय का भविष्यकाल दिखेगा। अभी देखो, हाँ, अभी यहां पर आपको समझेगा। हत्तम में मुहूर्तंतो, जितनो जिसको एक हाथ जितना अवधि ज्ञान हुआ, यानी एक हाथ जितना दूरी पर का आत्मा से वो क्या कर रहा है, रूपी पदार्थों को देख रहा है, तो उसे एक मुहूर्त तक का ही भविष्यकाल और भूतकाल दिखेगा। यानी उसे 48 मिनट का ही भविष्यकाल दिखेगा और 48 मिनट का ही भूतकाल दिखेगा। ठीक। अभी उसके आगे देखो, जोयन दिवस मुहूर्तम। अवलिका का मतलब क्या हुआ मैम फिर? क्या क्या क्या? अवलिका का मतलब क्या होगा मैम फिर? असंख्यात समय की एक अवलिका होती है। असंख्यात समय बीत जाते हैं ना, उसमें एक अवलिका जितना समय होता है। ये समय का, काल का परिमाण है। ध्यान रखना। अभी देखो, जिसे किसी को अगर एक दिन जितना, यानी समझो किसी को एक कोस जितना, एक कोस यानी कितना, 3.5-4 किलोमीटर जितना यहाँ पर बैठे बैठे दिख रहा है ना, तो उसे एक दिन भूतकाल का दिखेगा, एक दिन भविष्यकाल का दिखेगा। मतलब काल के आधार पर क्षेत्र निर्धारित होता है, ध्यान रखना। ठीक। फिर अगर उसे योजन प्रमाण दिख रहा है,
एक योजन प्रमाण वो जान रहा है, लगभग समझो 12 से 15 किलोमीटर का, अंदाज से मैं बोल रही हूँ। तो उसे 2 से 9 दिन का, यानी पृथकत्व, पृथकत्व का अर्थ ही होता है 2 से 9 की संख्या। जहां पर भी आपको पृथकत्व शब्द आएगा ना, ध्यान रखना, पृथकत्व का अर्थ क्या रहेगा? 2 से 9, दो दो से से नौ तो अगर उसे एक योजन प्रमाण अवधि ज्ञानी को उतना क्षेत्र दिख रहा है, तो काल से उसे निश्चित ही 2 दिन से लेकर 9 दिन का ही भविष्य काल दिखेगा, 2 दिन से लेकर 9 दिन का ही भूतकाल दिखेगा। ठीक। और अगर वो 25 योजन प्रमाण देखता है, अभी ये तो एक योजन प्रमाण था, अगर वो 25 योजन प्रमाण देखता है तो उसे 15 दिन भूतकाल का और 15 दिन भविष्य काल का इतना काल दिखेगा। इतने काल के रूपी पदार्थ वो देख सकता है, 25 योजन वाला। अगर कोई अब अवधि ज्ञानी अपने अवधि ज्ञान में संपूर्ण भरत क्षेत्र को देखता है, हम कौन से क्षेत्र में रहते हैं? भारत क्षेत्र में। हाँ। हमें तो किसी को अवधि ज्ञान इतना भी होता है कि वो संपूर्ण भरत क्षेत्र को, 32 के 32,000 देश, सभी पर्वत, वर्षधर पर्वत जो भी है, यहाँ पर जितने पर्वत आदि है, उन सबको अगर वो देखता है, एक संपूर्ण भरत क्षेत्र को देखता है, तो काल से वो कितना देखेगा? 15 दिन से थोड़ा सा ऊपर, यानी 15 से 16 दिन, इतना भूत भविष्य और वर्तमान काल वो देखेगा। यानी भरत क्षेत्र, उसे भरत क्षेत्र के रूपी पदार्थ वर्तमान के भी दिखेंगे, लेकिन पिछले 15 दिन के भूतकाल के भी दिखेंगे, और आगे के 15 दिन के भविष्य काल के भी रूपी पदार्थ उसे दिखेंगे। ध्यान मैम मैं रखो। एक बार मैडम रिपीट करूँ, वर्तमान आपने में अभी तो जितना एक बोला एक बार सेकंड रिपीट में कर सकती हूँ मैम? अभी देखो, अभी यहाँ मैम पर मैं बता रही हूँ, आपने, इसमें से कुछ कुछ जो आपको ध्यान में, जिसकी लिंक लगाना आपको आसान है ना, वो मैं रिपीट करती हूँ, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक। अभी मैम मैम नहीं, एक मुझे एक एक डाउट था। एक डाउट ये था, आपने बोला एक योजन 2 से 9 दिन, नहीं, करेक्ट? तत्व का अर्थ है 2 से 9। तो बट एक योजन यानी कि 2 से 9 दिन तक देख सकता है। हाँ। हाँ, तो 25 योजन वाला आपने बोला, 15, पच्चीस लगभग योजन वाला 15 दिन का। देखो, पक्ष 15 दिन से कुछ कम, पीछे या मतलब 15 दिन 15, आगे? नहीं नहीं, 15 दिन से कम, पक्ष से कुछ कम है ना यहाँ पर। और 15 दिन से आगे, और बराबर 15 दिन और 15 दिन से आगे जो संपूर्ण भरत क्षेत्र देखता है। आप सोचिए, मतलब अवधि ज्ञानी भूत भविष्य वर्तमान जानता है, लेकिन भूत भविष्य वर्तमान वो कितना जान सकता है, ये इसे अवधि ज्ञान कितना हुआ है उस पर निर्भर करता है ना। अगर उसे अवधि ज्ञान भरत क्षेत्र